कभी सोचा है हम उन राजा महाराजाओं, उन लड़ाइयों और उन लोगों के बारे में आखिर जानते कैसे हैं जो हजारों साल पहले थे? मतलब कोई चश्मदीद तो है नहीं, है ना? तो फिर अतीत की कहानी हमें सुनाता कौन है? चलिए आज इसी जासूसी के काम को समझते हैं और देखते हैं कि इतिहासकार कैसे बीते हुए कल के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं। तो हम इस गुत्थी को 5 हिस्सों में सुलझाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक इतिहासकार का काम असल में एक जासूस के काम जैसा क्यों है। फिर हम उन 2 मेन रास्तों पर चलेंगे जो हमें अतीत तक ले जाते हैं। एक है जमीन के नीचे दबे हुए सुराग और दूसरा है पुराने पन्नों पर लिखी कहानियां। और आखिर में हम ये देखेंगे कि इन सभी सबूतों को एक साथ मिलाकर एक पूरी मुकम्मल तस्वीर आखिर बनती कैसे है। जरा सोचिए, आप एक क्राइम सीन पर हैं, लेकिन ये क्राइम सीन सदियों पुराना है। कोई गवाह नहीं, कोई कैमरा फुटेज नहीं, बस कुछ यहाँ वहाँ बिखरे हुए सुराग। बस यही तो है एक इतिहासकार का काम, समय की धूल में खोए हुए टुकड़ों से कहानी बनाना, और ये जानते हुए कि कुछ टुकड़े तो शायद अब कभी नहीं मिलेंगे। तो फिर सवाल वही है, हम जानते कैसे हैं? मतलब इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं कि हजारों साल पहले क्या हुआ था? इसका जवाब ये है कि अतीत कभी पूरी तरह से मिटता नहीं है। वो अपने पीछे सुराग छोड़ जाता है। हमें बस ये सीखना है कि उन्हें ढूंढना कहाँ है और सबसे जरूरी उन्हें पढ़ना कैसे है। तो ये सुराग आखिर मिलते कहाँ हैं? देखिए, मोटे तौर पर 2 जगहें हैं और सबूतों के यही 2 टाइप हैं जो हमारे अतीत की पूरी समझ की बुनियाद हैं। इन्हें आप 2 पिलर्स की तरह समझ सकते हैं। पहला है आर्कियोलॉजी, यानी पुरातात्विक स्रोत, वो सारी चीजें जो लोग पीछे छोड़ गए, उनके औजार, उनके बर्तन, उनकी इमारतें। और दूसरा पिलर है लिटरेरी सोर्सेज, यानी साहित्यिक स्रोत, जो कुछ भी उन्होंने लिखा, किताबें, खत, पत्थर पर लिखे संदेश। इतिहास की लगभग हर कहानी इन्हीं 2 रास्तों से होकर हम तक पहुंचती है। तो चलिए पहले पिलर की बात करते हैं, आर्कियोलॉजी की। ये उन सभ्यताओं को समझने के लिए बहुत जरूरी है जिन्होंने अपने पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं छोड़ा। लेकिन जानते हैं, ये हमें उन लोगों के बारे में भी बताता है जिनकी कहानियां अक्सर बड़ी बड़ी किताबों से गायब हो जाती हैं। आम लोग, किसान, कारीगर, उनकी छोड़ी हुई चीजें ही उनकी कहानियां सुनाती हैं। अगर सीधे सीधे कहें तो आर्कियोलॉजी मतलब पुरानी भौतिक चीजों के जरिए अतीत को समझना, और ये लिखने की कला से भी पहले के जमाने को, मतलब प्री हिस्टोरिक दौर को समझने का हमारे पास इकलौता जरिया है। सोचिए, अगर ये चीजें न होती तो इंसान के इतिहास का कितना बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खामोश रह जाता। अब आर्कियोलॉजिस्ट का मेन काम है खुदाई, यानी एक्सकवेशन। पर रुकिए, ये किसी खजाने की खोज जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही धीमी, बहुत ही ध्यान से की जाने वाली साइंटिफिक प्रोसेस है। मिट्टी की हर परत, हर एक चीज, और वो चीज ठीक कहाँ मिली, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। एक बार कोई चीज अपनी जगह से हटी, समझ लीजिए उसकी कहानी का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो गया। तो सवाल ये है कि वो मिट्टी की इन परतों का मतलब कैसे निकालते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी सिद्धांत काम आता है, जिसे कहते हैं स्ट्रैटोग्राफी। इसे एक लेयर्ड केक की तरह सोचिए। केक की हर लेयर टाइम के एक अलग दौर को दिखाती है, और आर्कियोलॉजिस्ट्स इसे केक को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हुए समय का अंदाजा लगाते हैं। और इसका एक गोल्डन रूल है, बहुत सिंपल पर बहुत पावरफुल। जो नीचे है वो पुराना है, लोअर इज ओल्डर। लॉजिकल है ना? नई मिट्टी पुरानी मिट्टी के ऊपर ही तो जमेगी। बस यही छोटा सा नियम आर्कियोलॉजिकल टाइमलाइन की बुनियाद है। तो इससे हमें 2 तरह की टाइमलाइन बनाने में मदद मिलती है। एक है रिलेटिव क्रोनोलॉजी, जो बस ये बताती है कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ से पुरानी है या नहीं। लेकिन दूसरी है एब्सोल्यूट क्रोनोलॉजी, जो हमें एक पक्की तारीख या एक डेट रेंज देती है, जैसे ये चीज़ 1500 बीसी के आसपास की है। और इसके लिए हमें कुछ एडवांस्ड साइंटिफिक टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। और इन टूल्स में सबसे मशहूर है रेडियो कार्बन डेटिंग। जब 1950s में ये टेक्निक आई तो इसने आर्कियोलॉजी में जैसे एक क्रांति हिला दी। अचानक से हम किसी भी ऑर्गेनिक चीज़, जैसे हड्डी, लकड़ी या कपड़ा, की उम्र का काफ़ी सटीक पता लगा सकते थे। इससे हमें अतीत के लिए एक भरोसेमंद टाइमलाइन बनाने में ज़बरदस्त मदद मिली। आर्कियोलॉजी के अंदर भी अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे एपिग्राफिस्ट, जो पत्थरों या मेटल पर खुदे पुराने लेखों को पढ़ते हैं। इनसे हमें राजाओं और उनके साम्राज्य की कहानियां पता चलती हैं।
वैसे ही न्यूमिज्मेटिस्ट होते हैं जो सिक्कों की स्टडी करते हैं, और सिक्के सिर्फ राजा का नाम ही नहीं बताते बल्कि उस दौर की इकोनॉमी और ट्रेड रूट्स के बारे में भी बहुत कुछ बता जाते हैं। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, लिटरेरी सोर्सेज यानी लिखी हुई चीजें। यहाँ ऐसा लगता है मानो अतीत हमसे सीधे सीधे बात कर रहा हो, लेकिन यही हमें थोड़ा सावधान भी रहना पड़ता है, क्योंकि ये वो कहानियां हैं जो उन्होंने हमें सुनाने के लिए चुनी, और हर कहानी का अपना एक नजरिया होता है। हमारे पास कई तरह के लिखित सोर्स हैं। धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे वेद और पुराण, जो हमें उस समय के विश्वास और समाज के बारे में बताते हैं। फिर सेक्युलर टेक्स्ट हैं जैसे किसी की बायोग्राफी या कोई नाटक, जो राजाओं और कल्चर की झलक देते हैं। और हाँ, विदेशी यात्रियों के लिखे हुए अकाउंट्स जो दूसरे देशों से आए थे और हमें एक बाहरी, एक थर्ड पर्सन का कीमती नजरिया देते हैं। लेकिन यहीं पे एक बड़ा लेकिन है, कोई भी लिखी हुई चीज, कोई भी टेक्स्ट पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं होता। हर लिखने वाले का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपने विश्वास होते हैं, अपना एक एजेंडा होता है। क्या वो राजा की तारीफ करने की कोशिश कर रहा था? क्या वो किसी धार्मिक सोच को आगे बढ़ा रहा था? एक हिस्टोरियन को हमेशा लाइनों के बीच में भी पढ़ना पड़ता है, और इसीलिए बाहर से आए लोगों के लिखे अकाउंट्स इतने ज़रूरी हो जाते हैं। वो या तो लोकल सोर्सेज की बातों को कंफर्म कर सकते हैं या फिर एक बिल्कुल ही अलग कहानी बता सकते हैं। जब हम इन अलग अलग नज़रियों को कंपेयर करते हैं, तब जाकर हम सच्चाई के थोड़ा और करीब पहुंच पाते हैं। तो ठीक है, हमारे पास जमीन से निकले सुराग हैं और पन्नों पर लिखी कहानियां भी। अब आता है सबसे मुश्किल काम, इन सबको एक साथ जोड़कर एक मतलब की तस्वीर कैसे बनाई जाए। और ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा कि हमने बात की, लिखे हुए टेक्स्ट में अपना एक झुकाव हो सकता है, और जमीन से मिले सबूत वो हमेशा अधूरे होते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ऐसी जिगसॉ पजल को सॉल्व करना जिसके आधे से ज्यादा टुकड़े गायब हैं, और हो सकता है कुछ टुकड़े किसी दूसरी पजल के आ गए हों। इसीलिए गोल्डन रूल ये है, कभी भी सिर्फ एक सोर्स पर भरोसा मत करो। सबसे भरोसेमंद तस्वीर तभी बनती है जब अलग अलग तरह के सबूत एक ही कहानी की तरफ इशारा करते हैं। मान लीजिए किसी पुराने टेक्स्ट में एक शहर का जिक्र है और वो शहर खुदाई में मिल जाए, या फिर एक सिक्के पर बने राजा की शक्ल किसी मूर्ति से मैच कर जाए। यही क्रॉस रेफरेंसिंग है जो इतिहास को मजबूती देती है। और जानते हैं, आज के इतिहासकारों के पास तो पहले से कहीं ज्यादा टूल्स हैं। वो केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके पुरानी हड्डियों से ये पता लगाते हैं कि लोग क्या खाते थे। डीएनए एनालिसिस से पता चलता है कि लोग कहाँ से कहाँ गए। यहाँ तक कि जियोलॉजी से उस जमाने के मौसम का भी अंदाजा लगाया जाता है। तो अब इतिहास सिर्फ लाइब्रेरी में नहीं बल्कि लैब्स में भी लिखा जा रहा है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हर सोर्स अधूरा है और हर सोर्स में थोड़ा बहुत झुकाव हो सकता है, तो फिर इतिहास क्या है? क्या ये सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन है, या फिर ये सबूतों के आधार पर बहुत सावधानी से बनाई गई एक कहानी? क्या हम कभी जान भी सकते हैं कि अतीत असल में कैसा था, या हम हमेशा इन अधूरे सुरागों से अपनी अपनी कहानियां बनाते रहेंगे? शायद जवाब कहीं बीच में ही है। इस पर जरूर सोचिएगा। और स्वागत है। आज हम इतिहास की गहराइयों में उतरने वाले हैं, ये जानने के लिए कि इतिहासकार आखिर गुजरे हुए कल के पन्नों को पलटते कैसे हैं। ये जो हमारी आज की चर्चा है, ये खास तौर पर यूजीसी नेट की तैयारी करने वालों के लिए है। हम उन सभी जरूरी सुरागों को, उन टूल्स को समझेंगे जो हमें उस जमाने की कहानी बताते हैं जो बहुत पहले बीत चुका है। कभी सोचा है, हम उस जमाने के बारे में आखिर जानते कैसे हैं जब हम में से कोई था ही नहीं? ये सवाल अपने आप में किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है ना? तो आज हम उन्हीं सुरागों के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल इतिहासकार करते हैं, और देखते हैं कि कैसे वो हजारों साल पुरानी दुनिया को हमारे सामने फिर से जिंदा कर देते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? चलिए एक नजर डालते हैं। हम सबसे पहले प्राचीन अतीत को समझने की कोशिश करेंगे, फिर पुरातत्वविदों के औजारों पर नजर डालेंगे, उसके बाद पत्थर और धातुओं में छिपे सबूतों की बात होगी, फिर हम ग्रंथों और खुदाई से मिली चीजों की तुलना करेंगे, और हाँ, अपने ज्ञान को परखने के लिए एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। आखिर में हम समझेंगे कि एक इतिहासकार का काम असल में होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के समंदर में पहला गोता लगाते हैं। देखिए, किसी भी ऐतिहासिक कहानी को खड़ा करने के लिए दो मजबूत स्तंभ होते हैं। पहला, वो जो लिखा गया, जिसे हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत, और दूसरा वो जो जमीन के नीचे से हमें मिलता है, यानी कि पुरातात्विक स्रोत।
तो एक तरफ तो है हमारी किताबें, कहानियां, कानून, जैसे कि धार्मिक ग्रंथ या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या फिर विदेशी यात्रियों के विवरण। ये हमें उस जमाने की सोच, समाज और राजनीति के बारे में अंदर की बातें बताते हैं। और दूसरी तरफ वो चीजें हैं जिन्हें हम आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे पुराने सिक्के, स्मारक और हाँ, सम्राट अशोक के वो पत्थर पर लिखे संदेश जो आज भी मौजूद हैं। अच्छा, अब किताबों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और जमीन की हकीकत को देखते हैं। अब हम बात करेंगे पुरातत्व की, यानी जमीन के नीचे छिपे हुए खजानों को खोजने की साइंस। ये आप कह सकते हैं एक तरह की टाइम मशीन है जो हमें सीधे अतीत में, पास्ट में ले जाती है। अब देखिए, पुरातत्व का एक बहुत ही बड़ा और फंडामेंटल प्रिंसिपल है स्ट्रैटिग्राफी। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक केक की कल्पना करना। सोचिए, एक मल्टीलेयर केक है, उसकी हर परत, हर लेयर एक अलग जमाने की कहानी कहती है। जो परत सबसे नीचे है वो सबसे पुरानी है और जो सबसे ऊपर है वो सबसे नई है। बस इसी आसान से नियम से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज या कौन सी सभ्यता पहले आई थी। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। सबसे ऊपर की परत सबसे नई, फिर उसके नीचे वाली और पुरानी, और जो सबसे नीचे है वो सबसे पुरानी है ना? कितना आसान सा नियम। और ये इतना जरूरी कॉन्सेप्ट है कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखना है। जो जितना गहरा वो उतना ही पुराना। हाँ, पर एक बात यहाँ पर याद रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटिग्राफी हमें ये तो बता देती है कि कौन सी चीज पुरानी है और कौन सी नहीं। मतलब ये हमें एक सीक्वेंस, एक क्रम बता देती है, पर ये हमें एग्जैक्ट डेट नहीं बताती। ये नहीं बताएगी कि कोई चीज ठीक 500 साल पुरानी है या 1000 साल। ये सिर्फ तुलना करती है कि ए बी से पुराना है। इसे ही कहते हैं रिलेटिव क्रोनोलॉजी। तो सवाल उठता है, फिर हमें किसी चीज की एग्जैक्ट उम्र कैसे पता चलती है? इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही कमाल के वैज्ञानिक तरीके हैं। आप इन्हें साइंटिफिक मैजिक भी कह सकते हैं। ये तरीके हमें किसी भी चीज की असली उम्र, उसकी एब्सोल्यूट डेट बता सकते हैं। इससे हम घटनाओं को एक सटीक टाइमलाइन पर रख पाते हैं। इनमें से दो सबसे जरूरी डेटिंग टेक्निक्स के बारे में जानना तो बनता है। पहली है रेडियो कार्बन डेटिंग। याद रखिए, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स के लिए है, मतलब ऐसी चीजें जिनमें कभी जान थी, जैसे हड्डी, लकड़ी, कोयला। और दूसरी है थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग। ये इन ऑर्गेनिक चीजों के लिए है जिन्हें कभी आग में पकाया गया हो, जैसे कि मिट्टी के बर्तन। ये दोनों ही तकनीकें और इनका फर्क परीक्षा के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन खजानों की जो हमें सीधे सीधे राजा महाराजाओं के ज़माने की कहानियां सुनाते हैं। मेरा मतलब है पत्थर पर लिखी बातें और पुराने सिक्के। ये अपने आप में इतिहास की बोलती हुई किताबें हैं। एपिग्राफी, इसका सीधा सा मतलब है शिलालेखों का अध्ययन। मतलब पत्थर या धातु जैसी चीज़ों पर जो लिखावट मिलती है उसकी पढ़ाई। सोचकर देखिए, सम्राट अशोक के शिलालेख जो आज भी हमें मिलते हैं, वो हमें सीधे उनके शासन, उनके धम्म, उनके संदेशों के बारे में बताते हैं। ये सच में किसी खजाने से कम नहीं है। और फिर आता है न्यूमिज्मेटिक्स, यानी सिक्कों का अध्ययन। एक छोटा सा सिक्का, सोचिए वो हमें क्या क्या बता सकता है। उस वक्त राजा कौन था, राज्य की आर्थिक हालत कैसी थी, व्यापार किन किन देशों तक फैला हुआ था। यहाँ तक कि सिक्कों पर बनी तस्वीरों से ये भी पता चलता है कि लोग किन देवी देवताओं को मानते थे। कमाल है ना? तो चलिए अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं। इन दोनों तरह के सबूतों में से कौन ज्यादा भरोसेमंद है? क्या वो किताबें जिनमें लेखक का अपना नजरिया, अपना बायस हो सकता है, या फिर जमीन से निकली वो ठोस चीजें जो जैसी थीं वैसी ही हमें मिलती हैं? ग्रंथ बनाम खाइयां, देखते हैं। देखिए, दोनों की अपनी अपनी जगह है। जो साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे वेद या पुराण, वो हमें उस जमाने की सोच, उनके विचार, उनका सामाजिक ताना बाना बताते हैं। वहीं जो पुरातात्विक स्रोत हैं, बर्तन, औजार, सिक्के, वो हमें सीधी भौतिक सच्चाई दिखाते हैं। हाँ, ये सच है कि किताबों में पक्षपात या बढ़ा चढ़ाकर लिखने की गुंजाइश होती है, जबकि जमीन से मिला सबूत जैसा है वैसा है। लेकिन एक अच्छा इतिहासकार जानता है कि सच्ची तस्वीर तभी बनती है जब इन दोनों को मिलाकर देखा जाए। तो जितनी बातें हमने अभी तक की हैं, उन्हें परखने का समय आ गया है। तैयार है एक छोटे से टेस्ट के लिए? चलिए देखते हैं कि अब तक कितना याद रहा।
एक अच्छा ऐतिहासिक जासूस बनने की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। ये रहा पहला सवाल। सवाल है, कालानुक्रमिक अनुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस तय करने के लिए पुरातात्विक खुदाई में परतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सोचिए, याद है वो केक वाला उदाहरण? और सही जवाब है स्ट्रैटोग्राफी, यानी स्तर विन्यास। ये वही परतों का अध्ययन है जो हमें समय का क्रम बताता है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब दूसरा सवाल देखते हैं। हड्डी और लकड़ी जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स की उम्र पता करने के लिए मुख्य रूप से किस डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? याद कीजिए, वो चीजें जिनमें कभी जीवन था। बिल्कुल सही, इसका जवाब है रेडियोकार्बन डेटिंग या C14 डेटिंग। हड्डी और लकड़ी मतलब कार्बन, मतलब रेडियोकार्बन डेटिंग। शाबाश। तीसरा सवाल बहुत सीधा है। प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है न्यूमिज्मैटिक्स यानी मुद्राशास्त्र। एकदम सही। चलिए, अब चौथा सवाल। पत्थर और धातु जैसी चीजों पर जो शिलालेख मिलते हैं, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? और इसका जवाब है एपिग्राफी यानी पुरालेख शास्त्र। बहुत अच्छे। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, जो रटने का नहीं बल्कि समझने का है। सवाल है, स्ट्रैटियोग्राफी पुरातत्वविदों को क्या तय करने में मदद करती है? एब्सोल्यूट क्रोनोलॉजी यानी सटीक तारीख, या फिर रिलेटिव क्रोनोलॉजी यानी सापेक्ष क्रम? और सही जवाब है बी, रिलेटिव क्रोनोलॉजी यानी सापेक्ष कालक्रम। याद रखिएगा, स्ट्रैटिग्राफी हमें सिर्फ ये बताती है कि क्या पहले हुआ और क्या बाद में। वो हमें एग्जैक्ट तारीख नहीं देती। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो इस छोटे से सफर के हम आखिर में आ पहुंचे हैं। चलिए, अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक इतिहासकार इन सभी अलग-अलग सुरागों को, किताबों, हड्डियों, सिक्कों, पत्थरों, इन सब को मिलाकर अतीत की एक भरोसेमंद कहानी कैसे बुनता है। तो सबसे बड़ी सीख, सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है, वो ये है कि कोई भी एक सोर्स अपने आप में पूरा नहीं होता। न सिर्फ किताबें, न सिर्फ ज़मीन से निकली चीज़ें। अतीत को समझने की असली कला इन सबको मिलाने में है, इनकी पड़ताल करने में है। एक अच्छा इतिहासकार वाकई एक जासूस की तरह होता है, जो सच्चाई की एक कोहेरेंट तस्वीर बनाने के लिए हर सुराख को एक साथ जोड़ता है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। ज़रा सोचिए, आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं, इसकी कौन सी चीजें हजारों साल बाद भविष्य के इतिहासकारों को हमारे बारे में बताएंगी? हमारे ये स्मार्टफोन्स और हमारा डिजिटल डेटा, या फिर हमारी किताबें और ये बड़ी बड़ी इमारतें? क्या बचेगा और वो क्या कहानी सुनाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।